चैप्टर 21 द बेट। विजय ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने टेराकोटा की मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और जोर से कहा, किसने कहा कि यह एक नकल है? यह एक एंटीक आइटम है। यह शाही राजवंश नहीं, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी है। यह सुनकर सभी एंटीक दुकानों के मालिक चुप हो गए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया, लेकिन अगले ही पल पूरे नीलामी हॉल में हंसी की आवाज गूंजने लगी। हाँ हाँ, यह लड़का पागल है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे कोई ऐसा आइटम छीन सकते हो जिसे हम लेना चाहते थे? और तुमने कहा कि यह शाही राजवंश या उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। बेवकूफ, वो सिर्फ एक मंदबुद्धि लड़का है जो कुछ नहीं जानता। सभी एंटीक दुकानों के मालिक उसका मजाक उड़ा रहे थे। युवराज ठाकुर भी जोर से हंसा। ओह महेंद्र, तेरा स्टूडेंट कितना बेवकूफ है, और वो सोचता है कि यह शाही राजवंश से भी पुराना है। यह स्पष्ट रूप से एक बेकार की नकल है। महेंद्र की भौहें थोड़ी हिली। उसने विजय को संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? विजय ने कहा। बेशक नहीं, तुम पर विश्वास करने से अच्छा मैं भूतों पर विश्वास करूंगा, युवराज ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो यह अच्छी बात है। क्या तुम इसके लिए मुझसे शर्त लगा सकते हो? एक शर्त? युवराज को झटका लगा। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? निश्चित रूप से पैसा। क्या तुम में हिम्मत है? जरूर। युवराज तुरंत उत्साहित हो गया जब उसने सुना कि इसमें पैसा शामिल है। अपने दिल में वो पहले से ही शर्त जीत चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वो आइटम नकली है। ये गर्म दिमाग वाला बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? अगर वो मुझे पैसे देना चाहता है तो मैं भला उसे कैसे ठुकरा सकता हूं? हम कितने रुपए की शर्त लगा रहे हैं? 10 लाख। विजय ने 10 उंगलियां उठाई। उसके जवाब में कोई झिझक नहीं थी। वाह! विजय की आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। एक शर्त? युवराज को झटका लगा। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? निश्चित रूप से पैसा। क्या तुम में हिम्मत है? जरूर। युवराज तुरंत उत्साहित हो गया जब उसने सुना कि इसमें पैसा शामिल है। अपने दिल में वो पहले से ही शर्त जीत चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वो आइटम नकली है। यह गर्म दिमाग वाला बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? अगर वो मुझे पैसे देना चाहता है तो मैं भला उसे कैसे ठुकरा सकता हूं? हम कितने रुपए की शर्त लगा रहे हैं? 10 लाख। विजय ने 10 उंगलियां उठाई। उसके जवाब में कोई झिझक नहीं थी। वाह! विजय की आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। 10 लाख रुपए? हे भगवान, यह बच्चा पागल है। सभी एंटीक दुकानों के मालिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि युवराज भी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि यह बच्चा बस कुछ 10,000 रुपए की शर्त लगाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा तुरंत 10 लाख का दाम लगाएगा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। वो कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल खुश हो गया। उसने जवाब दिया, ठीक है, 10 लाख की शर्त डन। लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विजय ने जवाब दिया। युवराज ठाकुर ने महेंद्र की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम्हारे पास पैसा जरूर होगा। चलो ठीक है, आप सभी जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, सभी इस शर्त के गवाह रहेंगे। उसने मुड़कर दूसरे दुकान मालिकों की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, छोटे भाई विजय, आखिर तुम चाहते क्या हो? महेंद्र जी चिंतित लग रहे थे। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, विजय ने उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और देखा कि विजय का चेहरा दृढ़ था। उसने सांस ली और कुछ नहीं बोला। बूढ़े बालकृष्ण जी टेराकोटा के सभी एंटीक आइटम्स के एक तजुर्बेदार इंसान हैं। क्यों ना हम उनको इस प्रतिमा की जांच करने के लिए बुलाए। उनके अच्छे से निरीक्षण करने के बाद जो भी उनके इस प्रतिमा पर अंतिम शब्द होंगे, हम उसे ही सही मानेंगे। तुम क्या कहते हो महेंद्र? युवराज ने प्रतिमा की जांच करने के लिए उपाय देते हुए कहा। ओके बूढ़े बालकृष्ण जी, प्रतिमा का निरीक्षण करने के लिए एक अच्छे इंसान है, फिर इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होगा, महेंद्र ने जवाब दिया। युवराज ने अपने एक आदमी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। बहुत जल्द वो आदमी एक बूढ़े आदमी के साथ लौट आया जो लगभग 70 साल का लग रहा था। उनके बाल सफेद थे, लेकिन वो खुश मिजाज व्यक्ति लग रहे थे। बूढ़े गुरु, सभी एंटीक दुकान के मालिकों ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। युवराज, मैंने सुना है कि तुमने एक बच्चे से शर्त लगाई है जिसे एंटिक्स के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। यह एक अच्छी बात नहीं है, बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। मैंने इसकी शुरुआत नहीं की थी बूढ़े गुरु, यह लड़का मुझे चुनौती दे रहा था। मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहूंगा। यहां है, विजय ने जवाब दिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और उन्हें टेराकोटा की मूर्ति सौंप दी। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने मूर्ति ली और लाइट के नीचे चले गए। उन्होंने मूर्ति का ध्यान से निरीक्षण किया। बूढ़े गुरु, यह और कुछ नहीं बल्कि एक नकल है। यह बच्चा बेवकूफ है और एंटीक्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि यह असली है। युवराज बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा कहते हुए न हंसे, लेकिन विजय शांत रहा। जहां तक महेंद्र की बात है, वो चिंतित लग रहा था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने ध्यान से मूर्ति को अपने हाथों में लिया। हाथ में मूर्ति को घुमाया और उसकी सतह के हर वर्ग मिलीमीटर की जांच की। जैसे जैसे वह देख रहा था, उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। 10 मिनट बाद उन्होंने मूर्ति को मेज पर रख दिया। तो क्या फैसला है बूढ़े गुरु? यह नकली है ना?
युवराज जोर से हंसा। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने मुड़कर देखा। वो उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने विजय को देखा और फिर युवराज को देखा। कौन कहता है कि यह एक नकल है? युवराज, मुझे डर है कि तुमने एक अच्छा सौदा अपने हाथों से जाने दिया। युवराज ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वो मौके पर ही लकवाग्रस्त हो गया। जल्द ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण के शब्द धूप वाले दिन बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। उनका जवाब सुन वो दंग रह गया। सच में? यह कैसे संभव है? बूढ़े गुरु, क्या आप गलत हो सकते हैं? हम क्या मैं गलत हो सकता हूं? युवराज, मैं तुम्हें बता दूं, यह टेराकोटा मूर्ति एक एंटीक है। यह युद्धरत राज्यों के समय काल की है और नीलामी में आसानी से 50 से 60 लाख रुपए प्राप्त कर सकती है। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी बाहों को हिलाया और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी और से इसका निरीक्षण करा सकते हो, फिर भी तुम्हें यही जवाब मिलेगा। युद्धरत राज्य? युवराज चिल्लाया। उसका शरीर कांप रहा था और वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और वो लगभग गिरने वाला था, क्योंकि उसने एक तो यह युद्धरत राज्य समयकाल का खजाना खो दिया और दूसरा वो 10 लाख रुपए शर्त में हार कर खो चुका था। सभी एंटीक दुकानों के मालिक भी वहां स्तब्ध खड़े थे और हे भगवान, यह एक एंटीक आइटम है और यह युद्धरत राज्यों के समयकाल से भी है। आह, मैं इतना अंधा क्यों था? एंटीक दुकान मालिकों को अब अफसोस हो रहा था। यहां तक कि महेंद्र को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरी नजर से भी फिसल जाएगा, उसने विलाप किया। थैंक यू गुरु बालकृष्ण जी, विजय ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। हालांकि विजय को भी आश्चर्य हुआ। उसने केवल अनुमान लगाया था कि यह या तो शाही राजवंश या फिर मुगल राजवंश से होगा। यह तथ्य कि यह युद्धरत राज्यों के समयकाल से थी, उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। बधाई हो छोटे दोस्त, बूढ़े गुरु बालकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। हे दोस्त, इसे मुझे बेच दो, मैं इसके लिए 50 लाख रुपए दूंगा। मैं 51 लाख रुपए दूंगा। एंटीक दुकान के मालिकों ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और अपनी पेशकश की। कीमत जल्द ही 60 लाख को पार कर गई। विजय को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। पलक झपकते ही उसने जिस मूर्ति पर 10,000 रुपए खर्च किए थे, वो 60 लाख रुपए से अधिक की हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। उसे नहीं पता था कि इतना पैसा कमाने के लिए उसे कितनी औषधियों की बोतलें बेचनी पड़ती। बड़े भाई महेंद्र, यह 60 लाख में आपकी हुई। विजय ने, ओह नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह बहुत अधिक मूल्यवान है। महेंद्र ने आश्चर्य में जवाब दिया, इट्स ओके, मेरे लिए 60 लाख बहुत है। अगर आप मुझे यहां नहीं लाते तो मुझे यह मौका नहीं मिलता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक्स लिटिल ब्रो विजय। महेंद्र जी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सावधानी से विजय के हाथों से मूर्ति ली, थोड़ी देर के लिए उसे देखा, फिर उसे प्रणव को दिया। उसने कहा, विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा होगी। तुमने कहा था कि तुम्हें एंटीक आइटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसा छिपा हुआ रत्न उठाया जिसे पहली नजर में देख सबने कचरा समझा। मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है। महेंद्र ने खुद की गलती मानते हुए कहा। आप बहुत दयालु हैं बड़े भाई, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी घोड़ा, तुम किस बात को लेकर इतने घमंडी हो रहे हो? यह सिर्फ तुम्हारा लक था, मुझे कोई प्रतिभा नहीं दिखाई देती। युवराज ठाकुर अभी भी अपने नुकसान से दुखी था। विजय के हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा को देखने के बाद उसने कहा, अगर तुम सच में प्रतिभाशाली होते तो इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा पर 30,000 खर्च नहीं करते। विजय ने यह सुनकर मुस्कुराया। कौन कहता है कि यह टूटी हुई प्रतिमा है? 30,000 बिल्कुल कीमत के लायक है। बेवकूफ, इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा की कीमत 30,000 कैसे हो सकती है? यह अधिक से अधिक 10,000 की है। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, हम एक और शर्त लगाते हैं। युवराज ठाकुर घबरा गया जब उसने सुना कि विजय एक और शर्त लगा रहा है। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपने दांतों को कस लिया और उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। यह शर्त 10 लाख रुपए की है, तो तुम हिम्मत करते हैं? युवराज ने शर्त की कीमत बताते हुए कहा। उसकी नजर में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा टेराकोटा की मूर्ति से अलग थी। कोई भी आसानी से इसके समय काल का पता लगा सकता था और सामग्री और हस्तशिल्प स्पष्ट रूप से औसत दर्जे की थी, जिनकी कीमत बस कुछ हजार की थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो यह दांव जीतेगा। अगर यह लड़का मान जाता है तो कम से कम उसके 10 लाख रुपए तो वापस आएंगे। उसके साथ शर्त मत लगाओ विजय, महेंद्र जी ने तुरंत कहा। विजय मुस्कुराया। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है। फिर उसने मुड़कर युवराज की ओर देखा। ठीक है, तो यह शर्त 10 लाख रुपए की तय रही। महेंद्र जी का चेहरा पीला पड़ गया। अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, यह लड़का या तो बेवकूफ या फिर पागल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। शायद हो सकता है यह बुद्ध प्रतिमा भी एक एंटीक हो। कई एंटीक दुकान मालिकों ने चारों ओर भीड़ लगा दी और विजय के हाथों में लकड़ी की प्रतिमा का ध्यान से निरीक्षण करने लगे। यहां तक कि महेंद्र और बूढ़े बालकृष्ण जी ने भी लकड़ी की मूर्ति ली और उसकी जांच की। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे किस तरह से जांच रहे थे। लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा एक साधारण थी
उसे खुले बाजार में कभी भी 30,000 क्या यह लकड़ी की टूटी बुद्ध प्रतिमा भी टेराकोटा मूर्ति की तरह एंटीक आइटम थी, या फिर विजय ने कर लिया था एक घाटे का सौदा? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 22, एंशिएंट मास्टरपीस। छोटे दोस्त, तुम्हारी लकड़ी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से 30,000 रुपए की नहीं है। यहां तक कि इसके लिए 10,000 रुपए भी बहुत महंगे हैं, बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। युवराज जोर से हंसा, क्योंकि बूढ़े बालकृष्ण का यह जवाब विजय के लिए दिल पर खंजर चलना जैसा होगा, और यह खंजर उसे 10 लाख रुपए का लगा था। अब उसे यकीन हो गया जीत निश्चित रूप से उसकी थी। उसने राहत की सांस ली। कम से कम मैंने अपने 10 लाख रुपए तो वापस जीत लिए। तभी विजय ने कहा, बूढ़े गुरु, मुझे लगता है कि आप भी गलत हो सकते हैं। इस लकड़ी की प्रतिमा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ओह, क्या बकवास है। एक बेवकूफ गधा यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि बूढ़े गुरु बालकृष्ण गलत है। युवराज ठहाका मारकर हंस पड़ा। एंटीक दुकान मालिकों ने जब यह सुना कि विजय बूढ़े बालकृष्ण को गलत ठहराने की हिम्मत कर रहा है, तो उन सभी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, क्योंकि बूढ़े बालकृष्ण इस एंटीक दुनिया में एक मंझे हुए एक्सपर्ट थे। भला उन्हें गलत कहने की हिम्मत कौन कर सकता था? उनके लिए यह बहुत अपमानजनक था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के, मैं गलत हूं? क्या मजाक है? चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी लकड़ी की इस प्रतिमा में क्या स्पष्ट नहीं है। विजय ने अपने हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा उठाई। और गलत हो सकते हैं, इस लकड़ी की प्रतिमा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ओह, क्या बकवास है। एक बेवकूफ गधा यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि बूढ़े गुरु बालकृष्ण की बाबा ने गलत है। युवराज ठहाका मारकर हंस पड़ा। एंटीक दुकान मालिकों ने जब यह सुना कि विजय बूढ़े बालकृष्ण को गलत ठहराने की हिम्मत कर रहा है, तो उन सभी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, क्योंकि बूढ़े बालकृष्ण इस एंटीक दुनिया में एक मंझे हुए एक्सपर्ट थे। भला उन्हें गलत कहने की हिम्मत कौन कर सकता था? उनके लिए यह बहुत अपमानजनक था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के, मैं गलत हूं? क्या मजाक है? चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी लकड़ी की इस प्रतिमा में क्या स्पष्ट नहीं है। विजय ने अपने हाथों में लकड़ी की बुद्ध लकड़ी की प्रतिमा दो भागों में बट चुकी थी। एक रोशनी जो खून की तरह लाल थी, उसके अंदर चमक रही थी। यह नीलामी हॉल की मंद रोशनी में बेहद आकर्षक लग रही थी। ओह माय गॉड! यह बूढ़े गुरु बालकृष्ण की आवाज उत्साह से कांप रही थी। यह तो ब्लड है, हजारों साल पुराना जेड ब्लड। युवराज ने महसूस किया जैसे उसके ऊपर आसमान से कोई बिजली टूट कर गिरी हो। वो लड़खड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? यह रक्तहीन क्यों है? उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी घूम रहे हैं। वो लगभग बेहोश होने वाला था। जेड ब्लड को मोड़िए के पहले जेड के रूप में भी जाना जाता था। यह बहुत दुर्लभ था, और जेड ब्लड का हर एक टुकड़ा भाग्य लाता था। पूर्वजों का कहना था कि जेड ब्लड एक लाश के मुंह में अनरिफाइंड जेड डालने से बनता था, और फिर उस लाश को हजारों वर्षों के लिए दफना दिया जाता था। जेड ब्लड का यह ओरिजिन बहुत रहस्यमय था। इसकी कीमत को इसकी चमकदार सुंदरता और अत्यधिक दुर्लभता के कारण एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर रखा गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण लकड़ी की मूर्ति के अंदर ऐसा कोई दुर्लभ खजाना भी हो सकता था। इस मूर्ति की असली कीमत की तुलना में 30,000 रुपए कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि 3 करोड़ भी इस तरह के अद्भुत खजाने के लिए कम कीमत होगी। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। बूढ़े गुरु बालकृष्ण लकड़ी की मूर्ति में दरार को देखने के लिए आगे बढ़े। वो अंदर उस खजाने के प्रति पूरी तरह से ऑब्सेस्ड नजर आ रहे थे। विजय उलझन में था। वो नहीं जानता था कि जेड ब्लड क्या है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के भावों को देख वो समझ गया था कि यह जरूर कोई अद्भुत खजाना था। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से जैकपॉट मारा है, विजय ने बड़बड़ाया। वो केवल इतना जानता था कि लकड़ी की मूर्ति में कुछ तो अद्भुत छिपा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छिपी हुई चीजें इतनी दुर्लभ और कीमती होगी। लड़के, तुमने सिर्फ जैकपॉट नहीं मारा, तुम बहुत लकी भी हो। तुम्हारी इस खोज से कब्र लुटेरे पागल हो जाएंगे। उन्होंने इतने कीमती खजाने को कुछ हजारों में जो बेच दिया था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण विजय से भी अधिक उत्साहित नजर आ रहे थे। विजय ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया। लकड़ी की मूर्ति में एक छोटी सी दरार थी, जिस जगह जेड ब्लड मोतियों की एक डोर थी। हर मोती पूरी तरह से गोल और साफ था। मोती खून की तरह लाल थे और एक दिव्य चमक पैदा कर रहे थे। उसकी सुंदरता का वर्णन करना शब्दहीन था। विजय को पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया। फिर उसने अपनी भौहें हिला दी। जेड मोतियों में ऊर्जा बहुत तीव्र थी। उसने अपनी आंखें छोटी की और ऊर्जा की मात्रा जांचने की कोशिश की। अपनी जांच से वो हैरान था। यह एक आर्टिफैक्ट है। अन्य एंटीक आइटम्स पर ऊर्जा उनके बाहरी सरफेस पर बह रही थी, लेकिन जेड ब्लड के इन मोतियों में ऊर्जा अंदर बह रही थी। यह जरूर प्राचीन काल से एक अद्भुत आर्टिफैक्ट होना चाहिए। अगर इस दुनिया में शक्तियां बढ़ाने की तकनीकें होती, तो प्राचीन काल में ऐसे योद्धा, कल्टीवेटर जरूर होते जो इस तरह के आर्टिफैक्ट का यूज करते। विजय बहुत उत्साहित था। एक योद्धा कल्टीवेटर के लिए एक आर्टिफैक्ट से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। यह जेड ब्लड बहुत सुंदर है। इसकी क्वालिटी और अपीयरेंस बेमिसाल है। नीलामी में इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए मिल जाएगी। 5 करोड़? यह बहुत सस्ता है।
इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। दुकान मालिकों ने चारों ओर भीड़ लगा दी और बहस करने लगे। मेरी राय में 10 करोड़ सिर्फ एक छोटी रकम है। इसकी कीमत कम से कम 20 या 30 करोड़ होगी। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी राय दी। मैंने 10 साल पहले एक नीलामी में जेड ब्लड का एक टुकड़ा देखा था। उसकी क्वालिटी इस जेड ब्लड से बहुत कम थी और फिर भी उसे 4 करोड़ में खरीदा गया। मैं कहूंगा कि जेड ब्लड मोतियों की यह डोर अद्भुत है। यह जेड ब्लड आइटम्स के बीच एक मास्टरपीस है। अगर बाहर दुनिया में इसकी न्यूज फैलती है तो एंटीक कलेक्टर्स के बीच हड़कंप मच जाएगा। 20 या 30 करोड़। युवराज ठाकुर ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो फिर से लगभग बेहोश होने वाला था। अन्य एंटीक दुकान मालिकों को इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंतों में गांठ बंधने लगी। उनके हाथों से 20 या 30 करोड़ का एंटीक पीस फिसल गया था। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस होगा। विजय, तुम्हें कैसे पता चला कि इस सादा दिखने वाली मूर्ति में कुछ छिपा हुआ है? बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने पूछा। बस मेरे इंट्यूशंस ने मुझसे कहा और मैंने इसे खरीद लिया, विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में स्वीकार किया, तो यह मेरी गलती थी। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो, बल्कि एक टॉप एक्सपर्ट हो। एक एक्सपर्ट? हाँ, सच में वो एक एक्सपर्ट हैं, अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी कहा। उनके पास इस बार विजय की स्किल्स को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस लिटिल ब्रो विजय, मिस्टर महेंद्र ने आगे बढ़कर उसको बधाई देते हुए कहा। विजय, क्या तुम जेड मोतियों की यह डोर बेच रहे हो? यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें अपनी ऑल्टरनेट या प्रोडक्शन फर्म में भी शामिल कर सकता हूँ। इट्स फाइन बड़े भाई, मैं इसे नहीं बेचने वाला, मैं इसे एक लॉकेट की तरह पहनकर रखने वाला हूँ, विजय ने कहा। महेंद्र जी अवाक रह गए। यह एक एंटीक मास्टरपीस था जिसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए थी और विजय इसे कहीं सुरक्षित रखने की जगह केवल अपने गले में लटकाना चाहता था। यह बहुत ही असाधारण था। अन्य एंटीक दुकान मालिक और बूढ़े बालकृष्ण भी अवाक थे। अरे, मुझे अभी याद आया, यहाँ के किसी ने कहा था कि यह लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा नकली थी। जल्दी करो, युवराज ठाकुर को हमारे सामने लाओ। हाँ सही है, उसे सामने निकालो। युवराज ठाकुर घबरा रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। कोशिश में अपनी धीमी चलती हुई सांसों के बीच बड़बड़ाया, जबकि उसका चेहरा पीला और पीला होता गया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने टूटी हुई लकड़ी की प्रतिमा को ध्यान से देखा, फिर अपना सिर हिलाया। यह सही है, यह प्रतिमा नकली थी। हालांकि किसे पता था कि एक नकली मूर्ति के पीछे एक एंटीक मास्टरपीस छुपा हुआ होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने युवराज को मूर्ख बना दिया था। जब युवराज ने यह सुना तो उसकी आंखें धुंधली होते हुए काली पड़ गईं और वो सीधे फर्श पर गिर गया। इसके बाद नीलामी हॉल से निकलकर विजय ने महेंद्र और बूढ़े बालकृष्ण के साथ रात का खाना खाया। तब तक सूरज भी हल्का लाल होते हुए डूबने लगा था। खाना खाने के बाद विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर नगीना गांव लौट आया। मैं असंभव, कुल असंभव। वो खुद को समझाने की शाम की हवा ठंडी थी। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें चमक रही थीं। किसी के लिए भी पल भर में खो जाना आसान था। इस वक्त विजय आसमान में उड़ रहा था। उसने एक दोपहर में 80 लाख रुपए जो कमा लिए थे। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यह कोई सपना था। 80 लाख रुपए में से 20 लाख उसने युवराज के साथ शर्त लगाकर जीते थे। अन्य 60 लाख युद्धरत राज्यों की टेराकोटा मूर्ति को बेचने से मिले थे। उसने अपना बैंक अकाउंट देखा जिसमें कुल मिलाकर 87 लाख रुपए थे। सिर्फ आधा महीना पहले जब उसने हॉस्पिटल छोड़ा था तो उसके पास केवल 100 का नोट और कुछ सिक्के थे। उसने पिछले आधे महीने में हुई घटनाओं के बारे में सोचा। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। एक तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया था और दूसरा मिस्टर मोहन और मिस्टर महेंद्र जैसे लोगों से भी दोस्ती की थी। बेशक उनमें मिस सहाना भी शामिल थी। उसके बारे में सोचते ही उसका दिल थोड़ा तेज हो गया। अब से चीजें बेहतर ही होंगी, विजय ने अपने मन में सोचा। इस समय वो अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं था। आधा घंटा चलने के बाद वो नगीना गांव लौट आया। गांव के एंट्रेंस पर उसे कुछ लोग मिले। उन सभी ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और विजय को देखकर उत्साह से स्वागत करने लगे। ओह विजय, तुम वापस आ गए। क्या तुमने रात का खाना खाया विजय? विजय ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने अपना खाना पहले ही खा लिया है, उसने जवाब दिया। जब वो अपने घर के रास्ते में था उसे देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। विजय, तुम वापस आ गए। विजय, तुमने अपना नाम इतना कब बनाया? तुम तो कई बड़े मालिक लोगों को भी जानते हो और उनके साथ भाइयों जैसा रिश्ता भी है। वाकई तुम्हें तो सोने की एक खदान मिल गई। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना है कि विजय अब अमीर है। उसके बैंक खाते में कुछ लाख रुपए भी हैं। वाह, कुछ लाख? इसका मतलब है कि वो लखपति है। मुझे आश्चर्य है कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितने साल काम करना होगा। ओह गणित, मुझसे तो उतना हिसाब भी नहीं लगेगा। विजय बस सबको देख मुस्कुराए जा रहा था। उसके गाल मुस्कुराने से कठोर हो गए। वो नहीं जानता था कि इस सारी प्रशंसा पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आज के दिन उसके अकाउंट में कुछ लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए में बस कुछ लाख कम थे। शुरुआत में विजय के पास बस कुछ हजार थे, लेकिन जैसे जैसे विजय की जिंदगी की कहानी दिन ब दिन विकसित होती गई, यह कुछ लाख से कुछ करोड़ होने वाले थे। क्या विजय की इस रोमांच भरी जिंदगी में ऐसे ही दिन ब दिन उन्नति होती जाएगी और वो बन जाएगा एक सफल सुपर बिजनेसमैन?
जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर दो।